हमारे पवन एंड रमन, एंड देयर शेयरिंग रेशियो इज 3:2. Their partnership was dissolved on the 1st April 2019. Param was deputed to realize the assets and to pay the liabilities. He was paid 10,000 as a remuneration. Means जो फर्म के लिए एक्सपेंडिचर होगा that will be 10,000 rupees. ठीक है, उसको ये पे किया जाएगा. हमें उसके बाद बैलेंस शीट दी हुई है. एंड फ्रॉम द फॉलोइंग एग्रीड अपॉन, ये हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है. प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट. सेम वही प्रोसीजर है आपका जैसा कि हमने लास्ट क्लास में किया था. आप रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ करोगे. और सबसे पहले सारी एसेट्स को आप ट्रांसफर कर लोगे रियलाइजेशन अकाउंट में. तो टू सन्ड्री एसेट्स बाय नेम, आप उन एसेट्स को सबको लिखोगे. बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स हैं 34,000 के, तो ये आपकी आ जाएंगी 1,20,000. बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट 30,600, डेटर्स आर 34,000. कैश को नहीं करते हम. बिल्स रिसीवेबल 37,400. कैश को छोड़ दीजिए. प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है उसे छोड़ दीजिए क्योंकि उसे हम डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में करेंगे. एंड गुडविल, गुडविल को हम सिंपली एसेट्स की तरह डील करते हैं, जैसे बाकी एसेट्स होती हैं उसको भी हम ट्रांसफर करेंगे. और वो है 40,000 की, वो कर लिया हमने. उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रेडिटर्स गिवन है, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करोगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 80,000 के. एंड उसके बाद है मिसिस परम्स लोन, तो ये भी आउटसाइडर्स का लोन हो गया. इसको भी ट्रांसफर करोगे 84,000. एंड आफ्टर दैट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. जब भी किसी इन्वेस्टमेंट को आपको एसेट्स को आपने ट्रांसफर किया है तो उसका जो भी रिजर्व होगा उसे भी करेंगे. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 8,000. और यहाँ पर प्रोविजन दिया हुआ था हमें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको भी आप ट्रांसफर कर लोगे 4,000 का. ओके, अब आगे देखिए. यहाँ पर हमें एक एक एसेट्स को रियलाइज करना है. परम एग्री टू पे हिज वाइफ्स लोन. तो ये जो वाइफ का लोन है परम की 84,000, ये एक लाइबिलिटी है फर्म के लिए और जिसको पी पे ऑफ कर रहा है. तो यहाँ पर लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट 84,000. डेटर्स रियलाइज्ड बाय बैंक. डेटर्स से हमें मिले हैं 24,000. रमन टुक ऑल द इन्वेस्टमेंट 27 की. तो अगर कोई भी पार्टनर लेगा तो आपको मालूम ही है क्या करते हो, आर बाय आर्स कैपिटल, और उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए 27,000 के. बिल्डिंग से हमें मिले हैं ये बाय बैंक, आपने बिल्डिंग को सेल किया. बिल्डिंग से हमें टोटल मिले 1,52,000. ये जो टोटल कैश रिसीव हुआ है इसे आउटर कॉलम में लेकर जाओगे 1,76,000. क्रेडिटर्स वर पेबल आफ्टर 2 months. ओके, एंड दे वर पेड इमीडिएटली एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%. देखो टोटल हमारे क्रेडिटर्स जो हैं दे आर 80,000. तो 80,000 अगर हम टोटल पे करते हैं तो यहाँ पर हम टू बैंक 80,000 लिख देते हैं. लेकिन अभी हमें कहा हुआ है कि 80,000 जो थे वो हमें 2 months के बाद पे करने थे, जो हमने अभी पे कर दिए. अभी पे करने पर हमें 15% का डिस्काउंट मिल गया. तो टोटल हमें पे कितने करने पड़े, ये हम डिस्काउंट पहले निकाल लेंगे, उतना हमें कम पे करना पड़ा क्योंकि हम पहले पे कर रहे हैं. आगे देखिए, BR वर सैटल्ड एट ए लॉस ऑफ 1,400. जो बिल्स रिसीवेबल से उससे हमें लॉस हो गया 1,400 का और बाकी का अमाउंट हमें मिल गया. तो बाय बैंक BR आपके थे 37,400 के.
37,400 में से आप इस पर माइनस कर दोगे 1,500, क्योंकि उतने का हमें लॉस हो गया और हमने उनको सेटल कर दिया, तो दैट विल कम 35,900। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज आपके हुए हैं 2,500। ये टू बैंक और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कर दोगे आप 2,500। देखिए ऊपर हमें एक लाइन दी हुई गई थी कि एक पार्टनर को ये सारा काम करने के लिए आपने पेमेंट की है, जो उनको रेम्यूनरेशन दिया गया है दैट इज 10,000, और वो किसको हम दे रहे हैं, परम को। तो परम की कैपिटल में उनको क्रेडिट करोगे, एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, टू परम्स कैपिटल अकाउंट फॉर द एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज। तो इस तरीके से बेटा ये इस जो ये क्वेश्चन है इसमें आपका कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है जो कि पॉइंट के बारे में हमें सोचना पड़े। जितने भी एसेट्स थे, आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर एसेट्स में से कोई भी ऐसी एसेट्स होगी जिसको सेल करने के लिए हमें कुछ नहीं कहा हुआ, इस वाले क्वेश्चन में आप अगर देखो तो हमको सब चीजों के बारे में कुछ ना कुछ कहा हुआ है, तो उसको हमने चाहे वो किसी पार्टनर ने लिया और चाहे वो हमने बाजार में सेल किया, तो उनको हम इस तरीके से डील कर लेंगे। और बाकी की जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको भी पे ऑफ कर दिया गया है। जहां तक बात है इन रिजर्व्स की, इनका आप पूरे चैप्टर में फिर कुछ भी नहीं करोगे, इनको रिजर्व्स को हम यहाँ पर ट्रांसफर करके छोड़ देंगे। उसके बाद बैलेंस किया, ये लॉस आ गया इसमें, और जो भी उनका गिवन रेशियो है दैट इज 3:2, उसमें हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है आपको, उसके बाद लोन अकाउंट बनाओगे। उसमें उसका डिफरेंस क्या पड़ता है कि कई बार क्या होता है कि किसी किसी पार्टनर की ना कैपिटल नेगेटिव आ जाती है। नेगेटिव का मतलब है कि जनरली केसेस में क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का कुछ ना कुछ बैलेंस निकलेगा, जिसको कि हम टू बैंक या टू कैश करके यहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ पार्टनर्स को हमें नेगेटिव बैलेंस निकल जाता है कि उसे हमें पेमेंट नहीं करनी फर्म को, बल्कि वो फर्म को पे करेंगे। तो अगर सपोज किसी एक पार्टनर ने ए ने आप बैंक उसने फर्म को लोन दिया हुआ है 50,000 का, उसे ये फर्म से लेने हैं, और उसकी जो कैपिटल अकाउंट का 10,000 का नेगेटिव बैलेंस निकल गया 10,000, मींस कि उसको 10,000 अपने फर्म को देने हैं। तो फर्म क्या करेगी, पहले उससे 50 उसको पे करेगी और 10 उससे वापस लेगी। इससे अच्छा है कि उनको 40,000 हम पे कर देंगे। तो किसी भी तरीके से करो कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। यहाँ पर टू रमन्स कैपिटल, पहले आप रमन की कैपिटल अकाउंट बनाओगे जिसमें हमने बैलेंसेस को ट्रांसफर किया। जो रियलाइजेशन का लॉस था उसको हमने रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफर कर दिया, लॉस आया था इसमें। उसके बाद है हमें रेमुनरेशन देना था परम को, जो उसने काम किया था 10,000, वो कोई भी पार्टनर जो भी एसेट्स या लाइबिलिटीज को एक्वायर करेंगे, जैसे पी ने कहा था परम ने कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर देगा, तो एक लाइबिलिटी टेक ओवर कर रहा है, उसकी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस निकाल लीजिए। यहाँ पर जो दूसरा पार्टनर है रमन, जिसका कि लोन है, रमन का बैलेंस आ गया 25,600 नेगेटिव, मींस उसको कैपिटल की डेफिशिएंसी है, उसको पे करने पड़ेंगे फर्म को कितने, 25,600। यहाँ पर उसका लोन है 88,000 का, तो उसकी जो कैपिटल उसको लानी थी हमने पहले वो लोन अकाउंट से ट्रांसफर करके उसमें एडजस्ट कर लेंगे कि हम उन्हें कम लोन का जो अमाउंट हमें पे करना है 88,000 वो कम पे कर देंगे। तो यहाँ पर इतना तो हमने उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लिया 25,600, और बाकी का जो बैलेंस बचा वो हमने उसको कैश में पेमेंट कर दिया। सिर्फ इस क्वेश्चन में एक यही नई बात थी कि अगर सपोज आपकी कैपिटल का बैलेंस डेफिशिएंसी आ जाती है, और तो वो अमाउंट पार्टनर को जिसकी डेफिशिएंसी है उसको कैश में लाना पड़ता है। ठीक है, हमें उसे पेमेंट नहीं करती फर्म, बल्कि उसको लाना पड़ेगा क्योंकि उसकी कैपिटल कम है, तो उसे वो बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसने ऑलरेडी रमन ने 88,000 एज अ लोन दिए हुए हैं फर्म को, तो जो उसे वो फर्म को लोन जो दिया हुआ है उससे हम एडजस्ट कर लेंगे और उसका जो लोन का अमाउंट है वो उसे कम पेमेंट कर देंगे। और उसके बाद आप बनाओगे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस लिखिए सबसे पहले, जो भी एसेट्स से हमारे पास कहीं से भी अमाउंट आया है, जैसे जो भी हमारे कहाँ से आए थे बेटा, रियलाइजेशन से जो भी अमाउंट आया था वो हमने यहाँ पर लिख दिया। और क्रेडिट साइड पर आपको कैश अकाउंट में आपकी पेमेंट्स आ जाती हैं। तो पेमेंट्स में हमने
कैपिटल तो सिर्फ परम की वापस की है, तो परम की कैपिटल आ गई, रमन का जो बचा हुआ लोन है वो आ गया, और उसके बाद जितने भी रियलाइजेशन में लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस पे किए वो आ जाएंगे। देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें जब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट हमारा उसका क्रेडिट बैलेंस आता है। नॉर्मली कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, वो फेवरेबल बैलेंस होता है, और उतनी हम उनको फाइनल पेमेंट करके कैपिटल अकाउंट में टू बैंक करके उनको पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कैपिटल उस पार्टनर के, अगर सपोज किसी की कैपिटल है सिर्फ 1 लाख, उसके रिजर्व्स का शेयर आया 1 लाख, उसके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस का शेयर आया 1 लाख, तो क्रेडिट साइड में टोटल एंट्रीज हो गई 3 लाख की। लेकिन उसने एक एसेट ले ली 5 लाख की, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी थी और वो उसने 5, तो यहाँ पर उसकी कैपिटल का डेफिशिएंसी हो गई। उसकी टोटल कैपिटल हमारी सिर्फ 3 लाख है हमारे पास, और उसने टोटल एसेट्स कितनी एक्वायर कर ली 5 लाख। या कई बार रियलाइजेशन का लॉस इतना ज्यादा हो जाता है, या प्रॉफिट एंड लॉस का हमें डेबिट बैलेंस दिया होता है, तो किसी भी वजह से रहा हो, अगर किसी पार्टनर का बैलेंस जो होता है कैपिटल अकाउंट का, अगर वो क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस आ जाता है, तो उसको हम क्या करेंगे, उतना अमाउंट उसे लाना पड़ेगा। इसी केस को देखिए जो हमने किया कि उसके कैपिटल है सिर्फ 3 लाख की, और यहाँ पर उसने एसेट्स एक्वायर कर ली 5 लाख रुपीज की, उसकी वजह से उसकी डेफिशिएंसी कितनी हो गई 2 लाख की, तो वो 2 लाख उसको लाने पड़ेंगे, वो फर्म को देगा क्योंकि उसने 5 लाख रुपीज की एसेट ले ली। तो कैपिटल अकाउंट में वो पार्टनर लेकर आता है, और एंट्री हमारी क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आएगा, बैंक आएगा बैंक फर्म के पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, सपोज दिस इज एज कैपिटल अकाउंट, और वो कितने पैसे लेकर आएगा 2 लाख, तो उसको फाइनल पेमेंट कुछ नहीं करोगे, उसको हम क्या करेंगे, बल्कि वो कैश लेकर आएगा, तो एंट्री हमारी क्या हो जाएगी 2 लाख करके। अब एक दूसरी बात और हो सकती है, सपोज इतने ही एग्जाम्पल के साथ कि उसकी कैपिटल में है 3 लाख रुपीज, उसने अमाउंट ले लिया 5 लाख रुपीज का, साथ ही हमें एक और चीज भी दी हुई थी कि ये जो मिस्टर ए हैं इन्होंने फर्म को लोन दिया हुआ है। कितना लोन दिया हुआ है, सपोज 4 लाख रुपीज का लोन दिया हुआ है, ठीक है, तो मीन्स फर्म को ये भी उसको पे करना है। तो ये जो 2 लाख रुपीज की डेफिशिएंसी है, इसको वो कैश में लेकर नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई इसे मेरे लोन अकाउंट में एडजस्ट कर दो, जो आप मेरे को लोन का पैसा वापस करोगे, जो मैंने फर्म को लोन दिया हुआ है उसमें एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पर इस 2 लाख को हम क्या कर देंगे, टू एज लोन अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, हमने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया उसको, और एंट्री हो गई आपकी इज लोन अकाउंट डेबिट, लोन उसका खत्म हो गया 2 लाख रुपीज का, और टू कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। अब आप ड्रॉ करोगे उसका लोन अकाउंट, तो लोन अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसने दिया हुआ था 4 लाख का लोन, अब उसकी कैपिटल अकाउंट से हमने एडजस्ट कर दिया 2 लाख, तो टू एज कैपिटल अकाउंट 2 लाख, और बाकी का बचा हुआ हम उसे पे कर देंगे टू बैंक। तो बेटा कोई भी जो भी, अगर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन में कुछ भी ना कहा गया हो कि आपको उस डेफिशिएंसी को कैसा पूरा करना है, कि वो कैश लेकर आएगा या उसके लोन अकाउंट में आप एडजस्ट करोगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है। अगर आपको वो बोल रहे हैं कि टोटल अपनी डेफिशिएंसी के लिए कैश लाएगा, तो आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। अगर कहोगे उसके लोन अकाउंट से ट्रांसफर करना है, तो आप करो देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2, और उनकी बैलेंस शीट गिवन है, एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बोर्न बाय ए, फॉर विच ही गेट ए क्रेडिट ऑफ ₹10,000। देखिए हम फर्म के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वो ए को पे करने हैं 10,000 रुपीज, तो वो हो जाएंगे एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज पेड आउट ऑफ द फर्म्स बैंक अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹12,000। पहली बात तो ये कि ये जो 12,000 रुपीज हैं ये एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं, और इनको इनका फर्म का ये नहीं है, ये जो बर्डन है 12,000 ये फर्म को पे नहीं करने, ये किसको पे करने हैं, ए को, और हम ए को कितने रुपीज दे रहे हैं उसके हिसाब से 10,000। जो फर्म की लाइबिलिटीज रहेंगी वो रहेंगी 10,000 रुपीज,
ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम एंट्री करेंगे, ए को पे करने हैं, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ए को हमने दे दिए 10,000 रुपीज, बट ये जो 12,000 है ये भी फर्म के अकाउंट से पे हुए हैं। ठीक है, तो ये वाले जो 12,000 फर्म ने पे कर दिए उनको हम ये मानेंगे कि उसने ए को ये अमाउंट पे कर दिया, बिकॉज इट इज अ लाइबिलिटी ऑफ ए टू पे दिस 12,000 rupees and these amount is paid by firm। तो एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके लिए। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाओ। डेटर्स को आप ट्रांसफर करोगे, स्टॉक को, फर्नीचर को, पेटेंट्स को कर दोगे। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए पहले हम टू बैंक, जो हमने ए को पहले पे किए, टू एज कैपिटल अकाउंट 10,000 जो उसको रेम्युनरेशन के लिए पे किया, और दूसरा जो आप करोगे यहाँ पर जो हमने किसको पे किए हैं 12,000, तो उसके लिए हमारी हो जाएगी एंट्री एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। उसको हम रियलाइजेशन में लेकर नहीं आएंगे क्योंकि ये डायरेक्टली हमने एक तरीके से किसके बिहाफ पर पे किए हैं, ए के बिहाफ पर, तो हम सीधे उसकी केवल, और फर्म से बैंक गया है तो हम ये मानेंगे कि ये अमाउंट हमारा ए को गया है, जो कि हम उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे। बी टुक ओवर स्टॉक ऑफ ₹55, तो यहाँ पर बाय बीस कैपिटल अकाउंट जो भी एसेट्स ये लेंगे, बी ने लिया स्टॉक 55,000 में, सी टुक ओवर बिल्डिंग बाय सीज कैपिटल, आप ब्रैकेट्स में दिखाओगे कि उसने क्या लिया है, उसका नाम दिखोगे बिल्डिंग और अमाउंट दिखाओगे आउटर कॉलम में 4 लाख रुपीस। अदर एसेट्स रियलाइज्ड, बाकी के लिए बाय बैंक क्योंकि वो हमने सेल की हैं और हमें उससे रियलाइज हुए हैं, बाय बैंक। डेटर्स से मिले 48,000, फर्नीचर से 17,000, मशीनरी से 80,000। ट्रेड क्रेडिटर्स वर सेटल्ड इन द फुल बाय पेइंग 65,000। हमने क्रेडिटर्स को जो कि 70,000 के थे उनको टोटल कितना अमाउंट पे कर दिया 65,000 का। उसके बाद हमें करना है, देखो एसेट्स तो जितनी गिवन है वो दे हमने यहाँ पर लिख ली, चाहे वो उससे हमें कुछ मिला, जैसे पेटेंट्स के बारे में अगर आप देखो तो पेटेंट्स के बारे में हमें रियलाइज कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम उनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिखेंगे। हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो बुक वैल्यू पर हमें मिल गए, तो जितना अमाउंट भी हमें रियलाइज हुआ है वो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। और दूसरा यहाँ पर जो क्रेडिटर्स हैं 70,000 के उनको हमने कर दिया 65,000 हमें पे करने पड़े। क्लियर? अब इसके बाद बेटा आप क्या करोगे, रियलाइजेशन को बैलेंस कर लोगे। गेन आया वो तीनों पार्टनर्स में आपने डिवाइड कर दिया। बी का तो क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो उसे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन करके क्रेडिट में लिख लिया, और जो सी का था डेबिट बैलेंस था तो उसको डेबिट में कर लिया। अब जब भी इस तरीके से आपको करंट अकाउंट दिया होगा तो अब जबकि हम अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं तो आप ये जितने भी उनके बैलेंसेस हैं उन्हें कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो ये जो 30,000 है ये भी हमने कैपिटल अकाउंट में ले गए, और बी के जो 20,000 है वो भी कैपिटल अकाउंट में ले गए, और जो सी का है जो कि डेबिट बैलेंस था उसको भी डेबिट में, कैपिटल के डेबिट में ले जाओगे। उसके बाद कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करोगे, कैपिटल के बैलेंसेस हो गए, पार्टनर्स का करंट अकाउंट हमने यहाँ पर ट्रांसफर कर लिया, प्रॉफिट एंड लॉस हमें दिया हुआ था उसको हमने डिवाइड कर लिया। रियलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस थे वो ए के थे, हमने यहाँ पर एंट्री की थी एज कैपिटल अकाउंट, तो ए को ये मिलने हैं फर्म से, ए को मिलने हैं तो ए की कैपिटल को हमने इंक्रीज कर दिया। लेकिन जो रियल एक्सपेंसेस हुए थे 12,000 दे आर पेड बाय द फर्म, वो फर्म उससे ले लेगी वापस क्योंकि उसके लिए तो उसने 10,000 रुपीज पे कर चुके हैं, तो ये जब उनकी कैपिटल अकाउंट में हम कर देंगे डेबिट हो जाएगा ए का बैलेंस। उसके बाद यहाँ पर रियलाइजेशन का गेन था वो भी ट्रांसफर कर दिया सारी चीजों को। अब यहाँ पर बी ने स्टॉक लिया था तो बी का कैपिटल अकाउंट कम हो गया क्योंकि वो स्टॉक ले चुका है। सी ने यहाँ पर लिया था बिल्डिंग, तो यहाँ पर सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। बैलेंस करोगे
तो ए और बी की हमारी फाइनल पेमेंट आएगी, ये उन्होंने फाइनल पेमेंट कर दी। लेकिन जब सी का देखोगे तो यहाँ पर डेफिशिएंसी है। देखो उसने 4 लाख रुपए की यहाँ पर एक एसेट ले ली, टोटल अमाउंट उसका 4,10,000 हो गया, लेकिन उसके पास कैपिटल ही अवेलेबल कितनी है, 150, 10 160 और 161, तो 2,49,000 की डेफिशिएंसी है जो कि सी को पे करनी पड़ेगी। और सी कैश लेकर आएगा, तो एंट्री आपकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, और सी के कैपिटल अकाउंट में आप पोस्टिंग कर दोगे बाय बैंक अकाउंट। मीन्स ये जो डेफिशिएंसी उसकी हुई 2,49,000, ये सी को लेकर आनी पड़ेगी अपनी प्राइवेट एसेट से। तो ये अपने अपने पर्सनल सोर्सेज से 2,49,000 लेकर आए, तो यहाँ पर इस तरीके से डेफिशिएंसी मतलब एक्सेस होगा तो उन्हें मिल जाएगा, जैसे ए और बी को मिला है, और अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो लेकर आएगा। फिर उसके बाद कई बार आपको डिसोल्यूशन के क्वेश्चन में क्या होगा कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको प्रॉपर बैलेंस शीट नहीं बना के दी होगी कि कितनी आपके पास एसेट्स हैं या लाइबिलिटीज हैं, तो वो आपको बनानी होगी। वो कैसे करोगे, देखो ए एंड बी आर द पार्टनर्स and their profit sharing ratio is 4/7 and 3/7. Decide to dissolve the partnership firm at the 31st March 2019. At the date of dissolution, A's capital was, अब देखो ये बैलेंस शीट हमें इस तरीके से दी हुई है कि उस डेट को ए की कैपिटल ये थी, बी की कैपिटल ये थी, क्रेडिटर्स इस तरीके से, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट नहीं दी हुई है, तो वो आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी होगी। इसको बोलेंगे मेमोरेंडम बैलेंस शीट। तो मेमोरेंडम बैलेंस शीट आप बनाओगे एट द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, और उससे पता लगाओगे कि कितनी आपके पास जो भी क्या पोजीशन है। तो कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ए की कैपिटल गिवन है आपको 1,25,030 रुपीज, बी की कैपिटल है 2070, creditors are 23,150 and cash 4,520 and remaining assets realized। अब देखो ये realized वैल्यू दी हुई है कि बाकी की assets को हमने कितने में सेल किया, लेकिन हमें ये नहीं मालूम क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है। तो पहले आप इस तरीके से इनको टोटल करके उनकी जो बाकी की सन्ड्री एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू निकालेंगे। इनको टोटल करोगे तो ये आपका आ जाएगा 1,50,250, 1,50,250। उसमें से कैश हमारे पास है ये टोटल, तो यहाँ पर आपको इसको लेस करना है, ये आ जाएगा 1,45,000 1,45,030 रुपीज। ठीक है, तो ये करके देखो इससे, नो 1,45,730। तो ये हमारी इतनी सन्ड्री एसेट्स हैं। अब सिंपली आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, तो ये सन्ड्री एसेट्स को आप ट्रांसफर करते हो डेबिट में, तो टू सन्ड्री एसेट्स, कैश को तो हम ट्रांसफर नहीं करते, बाकी का कर लेंगे 1,45,730। और यहाँ पर लाइबिलिटीज आपको एक दी हुई है बाय क्रेडिटर्स 20,000, 23,000। अब यहाँ पर ये देखिए एसेट्स रियलाइज्ड 1,24,910। जो ये एसेट्स हैं इनको हमने सेल किया मार्केट में, तो बाय बैंक टोटल हमें बताया हुआ है 1,24,910 रुपीज। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 1,860 टू बैंक 1,860 एंड बोथ ए एंड बी वर सॉल्वेंट, मतलब दोनों अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो अमाउंट ला सकते हैं। क्रेडिटर्स के बारे में देख रहे हो, कुछ नहीं कहा हुआ है पेमेंट करने के लिए, तो हमें करनी ही है टू बैंक, इसको हमने पेमेंट किया 23,150 रुपीज। अब बाकी का आपका क्वेश्चन पहले जैसा ही हो गया। अब आप इनको बैलेंस करो, टोटल एसेट्स को आप सेल कर चुके हो, आप जो भी इसका लॉस आ जाएगा, लॉस को ए और बी में डिवाइड कर दिया आपने, और कैपिटल अकाउंट इस तरीके से। तो बस इसमें सिर्फ अंतर ये था कि इनमें हमें
बैलेंस शीट प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं दी गई है, तो पहले आप मेमोरेंडम बना के उसकी बैलेंस शीट को कंप्लीट करोगे और उसके बाद बाकी एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स and their sharing ratio is 3:1. Decided to dissolve the firm on 31st March 2019, at which date sum of the balances. अब देखो ये भी इस तरीके से ही पहले मेमोरेंडम आप बैलेंस शीट बनाओगे। एक्स की कैपिटल है 1 लाख, वाई की 10,000। यस बेटा, यहाँ पर देखिए 10 वाई की जो 10,000 है उसका डेबिट बैलेंस दिया हुआ है। एसेट्स के डेबिट साइड पर आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 8,000, डेबिट बैलेंस। ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000, loan from Mrs. X 10,000, cash at bank 2,000, assets other than the bank realized। अब ये वो बता दिया सेल वैल्यू कितनी आई है, लेकिन उससे पहले आपको एसेट्स की बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बुक वैल्यू आप अगर निकालोगे तो ये आ जाएगा 1,40,000 आपका। और बाकी की सन्ड्री एसेट्स ये हैं 1820, तो 1,20,000। ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट ड्रॉ किया। सबसे पहले ये जो आपके आए हैं 1,20,000, इसको आपने एसेट्स में ले आए। लाइबिलिटीज हैं, दोनों ही आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स भी और मिसेस एक्स का लोन भी। तो 30 and 10 इनको यहाँ पर कर दिया। असेट्स से हमें रियलाइज्ड हुए हैं 1,10,000। ये जो 120 वाली एसेट्स हैं ये आपने 1,10,000 की सेल कर दी। उसके बाद है लाइबिलिटीज वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। लाइबिलिटीज आपकी ये 40,000 की हैं, इनको आपने इसको भी इनमें से जो 30,000 है इसका भी 5% 1,500 लेस करोगे, तो 30,000 माइनस 1,500 28,500। और इसी तरीके से मिसेस एक्स का जो लोन है 10,000, उसमें से भी 1,500 लेस करके 500 अपने रुपीज लेस कर दिए 10,000 में से, तो पेमेंट कर देंगे 9,500। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आपको गिवन है। यस, एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है ये 1,000, तो 1,000 में आपने इसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, लॉस आ गया। बाकी का क्वेश्चन बेटा